हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। हम डिस्कस कर रहे हैं डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, डोमेस्टिक साइंस एंड होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान या फिर घरेलू विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक और उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम देख रहे हैं। तो आज हम जो यूनिट करने जा रहे हैं वो है न्यूट्रिशन की, जिसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। ये सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इसमें से जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं, जिस तरीके से पूछे जा चुके हैं, क्योंकि हमने अभी जो न्यूट्रिशन वाली यूनिट की थी तो उसमें से लगभग हम उसे कवर अप कर चुके हैं, जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी वाला जो पार्ट अभी बचा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है ये न्यूट्रिशन वाली जो अपना एक यूनिट है उससे संबंधित है पूरे क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको समझते हुए चलना है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको नॉलेजेबल लगेंगे और आपकी जो जानकारी है उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरीके से आप पर डे एक प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मैरास्मस बीमारी पाई जाती है। तो जो मैरास्मस बीमारी है वो मुख्यतः पाई जाती है पहली बात बच्चों में। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है कि ये बच्चों में पाई जाने वाली बीमारी है। तो ये कौन सी एज के बच्चों में पाई जाती है? तो 6 मास से कम आयु के बच्चों में, या फिर 1 वर्ष से कम आयु के 1 वर्ष से कम के बच्चों में, या फिर 2 वर्ष से कम के बच्चों में, या फिर 5 वर्ष से कम के बच्चों में। ठीक है, तो चूंकि ये बीमारी होती है कितने से 6 माह से लेकर, कहाँ से 6 माह से लेकर 18 माह तक के बच्चों में होती है। तो इसलिए 6 मास से कम में तो इसका आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये होती किस रीजन से, मतलब किस की कमी से होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो भोजन में जब प्रोटीन, ध्यान देना है आपको, प्रोटीन और साथ साथ में आपकी कैलोरी, जब बच्चे के भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की कमी हो जाती है तो उस रीजन से बच्चे में मैरास्मस बीमारी हो जाती है, जिसमें उसका एक तो शारीरिक वृद्धि रुक जाएगी, दिन पे दिन बच्चा सूखता चला जाएगा और उसे उल्टी दस्त इस तरीके की मतलब प्रॉब्लम रहेगी। मांसपेशियों में जो है उसमें कमजोरी उसे महसूस होगी और उसका जो पेट है, उसका पेट जो है आगे की तरफ निकल आता है। ये इसके लक्षण होते हैं। ठीक है, तो आपको मैरास्मस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे कंप्लीट जो है नॉलेज आपको जो है मिल गई है। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है ठीक इसी तरीके से दूसरे शब्दों में जब पूछा जाता है तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो, जो कि मैंने अभी आपको समझाया है, उसके शरीर पर कम उपचर्म यानी कि वसा और मांसपेशियां होती है, मांसपेशियां भी मतलब यहाँ पर कमजोर हो जाती हैं, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? तो देखो, क्वासियर ये तो नहीं होता है। ठीक है, सूखा रोग या फिर स्कर्वी या फिर बेरी, जो दो मैरास्मस है उसको जो हम हिंदी में बोलते हैं वो बोलते हैं सूखा रोग। हम मैरास्मस को ही क्या बोलते हैं? सूखा रोग बोलते हैं, और सूखा रोग के ही ये लक्षण होते हैं और यही हमने अभी आपको बताया है। और इसी का जो समय होता है यानी कि जो होता है ये बच्चों में, वो 6 माह से लेकर 18 माह तक के पीरियड में देखा जाता है। ठीक है, और इसी इसमें जो है सूजन तो बिल्कुल भी नहीं होती बच्चे में, लेकिन जो वजन होता है अत्यंत कम हो जाता है। और अगर बात करें कि शिशु की जो लंबाई होती है उसमें वृद्धि नहीं हो पाती है। ठीक है, शिशु की कई बार इसमें जो है उम्र भी ज्यादा दिखाई देती है, पेट बाहर की तरफ निकल आता है और जो बॉडी पर जो फैट होता है, वसा होती है, वो बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, कम मतलब फैट पाया जाता है। तो ये खासकर लक्षण होते हैं सूखा रोग के या फिर मैरास्मस के। ठीक है, चलिए अब आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से इसी से संबंधित क्वेश्चन है, मैरास्मस रोग होता है वसा की कमी से। आपको बहुत अच्छे से ध्यान से आंसर लेना है। अब देखो बेहद बारीकी से, मतलब आपने समझ लिया है, अब गलती नहीं होनी चाहिए। तो मैरास्मस होता है वसा की कमी से, प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की अधिकता से, या फिर वसा की अधिकता से। तो हमने पढ़ा था दो चीजों की कमी से, एक प्रोटीन दूसरा कैलोरी। तो वसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और प्रोटीन की अधिकता से नहीं बल्कि किससे होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है ना, तो प्रोटीन की कमी से होने वाला ये रोग है, प्रोटीन या फिर कैलोरी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वासियर रोग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में डिफरेंस भी आता है, आपको पता भी होना चाहिए। क्वासियोर कर रोग किसकी कमी से होता है?
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसकी कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट की, खनिज लवण की, या फिर वसा की, या फिर प्रोटीन की। ये भी प्रोटीन की ही कमी से होता है। ये भी क्या होता है? प्रोटीन की ही कमी से होने वाला जो है एक रोग है क्वासियरकर रोग। इसमें क्या होता है? हड्डियां बच्चों की बहुत कमजोर हो जाती है और बच्चों की जो हड्डियां होती है उसमें मुड़ाव आ जाता है एक तरह से, मतलब ठीक है, उस जिसको हम क्वार्सियर रोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली दो बीमारी बतानी है आपको। अगर पौष्टिकता की यानी कि आपको न्यूट्रिशन जरूरत से ज्यादा आप ले रहे हैं, है ना, कोई खाना आप ऐसा खा रहे हैं जिसमें न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा मात्रा है, तो तब आपको कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, कौन से प्रकार का कुपोषण हो सकता है? कुपोषण दो स्थिति में होता है, या तो आप जरूरत से ज्यादा मतलब खाना ले रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, या फिर न्यूट्रिशन बहुत कम मिल रहा है, उसको भी हम कुपोषण ही कहेंगे। तो जब ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो तब कौन सी प्रकार का एक तरह का कुपोषण होता है? तो आपको हो जाएगा फ्लोरोसिस और मोटापा। क्या हो जाएगा? फ्लोरोसिस और मोटापा, जिसे हम एक तरह का कुपोषण के रूप में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इम्यूनोग्लोबुलिन इनमें से किस नाम से भी जानी जाती है? इम्यूनोग्लोबिन किस नाम से भी जाने जाती है? तो प्रोटीन्स के नाम से, या फिर लिपिड्स के नाम से, या फिर एंटीजेंस के नाम से, या फिर एंटीबॉडीज के नाम से। तो इम्यून का मतलब इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी का मतलब होता है एंटीबॉडीज से। ठीक है, तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है उसको हम दूसरे अन्य नाम से भी जानते हैं एंटीबॉडीज के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइनोजेन। साइनोजेन, ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये सीधे मतलब डायरेक्ट रटने वाले होते हैं। ठीक है, तो आपको अगर थ्योरी पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखते हैं तो देखने में उसमें दिमाग नहीं लगाना, सीधे उसको जो है डायरेक्ट रट लेना है कि इसका जो है रासायनिक सूत्र क्या है। तो जो साइनोनोजेन है उसका रासायनिक जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है वो क्या है? C4N4। ठीक है, C4N4। ठीक है, नो डाउट। चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्यों? संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट क्यों लेनी चाहिए? इससे क्या होता है? यह स्वादिष्ट होता है, या फिर इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, या फिर इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, या फिर इससे सौंदर्य में वृद्धि होती है यानी कि खाना देखने में लजीज लगता है ना? तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? जो बैलेंस डाइट है वो क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि इससे आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं हमारी पूरी हो जाती है, इस वजह से हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, यानी कि उसमें प्रोटीन भी प्रॉपर हो, उसमें कैलोरी भी प्रॉपर हो, उसमें जो है फैट भी प्रॉपर हो। ठीक है, तो विटामिन भी प्रॉपर हो, खनिज लवण भी प्रॉपर हो, और जिससे हमारी भूख भी शांत हो जाए, साथ साथ में हमारी पोषण संबंधी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाए, उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो भूख भी मिटाए और साथ साथ में जो है हमें पोषण भी दे, उसी को हम क्या कहेंगे? बैलेंस डाइट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है? तो कौन सा भोजन या फिर भोजनों का संयोजन, ठीक है, तो गुणवत्ता का प्रोटीन को मतलब बेस्ट गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है? कच्ची मछली और मांस का टिक्का, अंडे, दालें और भूरा चावल, ठीक है, दालें और भूरा चावल, या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि प्रोटीन की बात हो रही है, ठीक है, प्रोटीन की बात हो रही है, उच्च क्वालिटी का जो प्रोटीन मिलता है किस में मिलता है? तो वो मिलता है दालों में। तो दालें और भूरा चावल, इनमें हाई क्वालिटी का प्रोटीन मिलता है, अच्छी क्वालिटी वाला। ब्राउन राइस जिसको बोलते हैं ना, तो ब्राउन राइस में बहुत अच्छे लेवल का जो है प्रोटीन मिलता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से मतलब क्वेश्चन आते हैं कि आपको लगेगा कि इसमें तो उपरोक्त सभी है, लेकिन यहाँ पर जो पूछा है वो पूछा है अच्छी गुणवत्ता वाला। प्रोटीन तो सभी में है, यहाँ पर जितने भी है सभी में है, लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाला इन दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में कितने चरण होते हैं? जो ये क्वेश्चन आया है DSSB पीजीटी 2018 में, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, क्योंकि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र है उसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। पहला होता है, पहले तो मैं यहाँ पर संख्या लिख दूं, 4 होते हैं। ठीक है, तो इसमें होता है, सबसे पहले होता है अंतर्ग्रहण, ठीक है, और दूसरा होता है पाचन,
क्योंकि पोषण चक्र की बात हो रही है ना, पोषण चक्र में कितने चरण होते हैं। और तीसरा होता है यहाँ पर अवशोषण, अवशोषण जिसमें कि छोटी आंत में उसका अवशोषण होता है खाने का, और उसके बाद से होता है बहिक्षेपण, यानी कि उसको बाहर निकालना, जो भी हम हमारी जो अवशेषों को बाहर निकालने की प्रोसेस होता है उसको अवक्षेपण हम बोलते हैं, बहिक्षेपण बोलते हैं, बाहर निकालना। ठीक है, तो अंतर्ग्रहण यानी कि मुंह में भोजन लेना, पाचन उसका डाइजेशन होना, अवशोषण जो हमारी छोटी आंत उसको में उसका अवशोषण होता है, बहिक्षेपण यानी कि उसको बाहर निकालना अवशेष के रूप में। तो इन 4 चक्रों से जो है हमारा पोषण चक्र गुजरता है, पोषण चक्र में ये 4 चरण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं। अपोषणीय पदार्थ मिलाए जा रहे हैं किसमें? भोज्य पदार्थों में। तो भोज्य पदार्थ कोई भी सामग्री में अगर कोई अन्य पदार्थ जो कि विषैला है या फिर जो है इतना न्यूट्रिशन से भरा नहीं है, या फिर वो जो है सस्ता है, उसकी कीमत कम है, या फिर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसे जो है फूड में मिला देते हैं। तो जब फूड में मिला देते हैं तो फूड एडिटिव या फिर फूड सप्लीमेंट या फिर परमानेंटेड फूड या फिर फर्टिफाइड फूड उसे हम कहेंगे। क्या कहेंगे? हम उसको फूड एडिटिव कहेंगे, जिसमें हम खाद्य सामग्री में जो है अपोषणीय पदार्थों को मिला देते हैं, मिलावटी चीजों से मिलाकर हम एक नया पदार्थ तैयार कर देते हैं। चाहे हम तेल में मिलावट कर रहे हो, हल्दी में करें, मसाले में करें, किसी में भी मिलावट करें तो वो कहलाएगा फूड एडिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है। पोषणीय दृष्टिकोण से अगर वो अपर्याप्त है तो वो क्या मृदु भोजन होगा, या फिर पूर्ण द्रव भोजन होगा, या फिर स्पष्ट द्रव भोजन होगा, या फिर नियमित भोजन होगा? तो चूंकि वो तो भोजन जो है पोषणीय दृष्टि से पूर्णतः जो है पर्याप्त नहीं है, तो ऐसा भोजन जो होता है वो होता है स्पष्ट द्रव भोजन। मतलब जल में क्या ही न्यूट्रिशन होता है आप ये बताओ, ठीक है ना? तो वो स्पष्ट द्रव भोजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। शरीर में कार्य पर यानी कि शरीर कार्य के अनुसार शरीर को कितने भोजन की आवश्यकता होती है, तो ये जो हम अध्ययन करते हैं, ये जो स्टडी करते हैं, तो उसको हम किस रूप में परिभाषित करते हैं? विज्ञान के रूप में, खाद्य विज्ञान के रूप में, पथ्य के रूप में, या फिर पोषण के रूप में? तो हम उसको बोलते हैं, परिभाषित करते हैं किसके? पोषण के रूप में, जो कि हम अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक आपको बताना है। निद्रा होती है, व्यायाम होता है, पोषण होता है, फिर स्वच्छता। तो सीधा आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पोषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पोषक तत्वों का धारण अधिक किसमें होता है? पोषण तत्वों का जो धारण होता है किसमें होता है? दबाव द्वारा पकाने में, प्रेशर कुकिंग से, या फिर भूनने से, या फिर उबालने से, या फिर तलने से? जो सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है खाना पकाने की वो मानी जाती है उबालना। ठीक है, उबालना सबसे बेस्ट माना जाता है, इसमें सभी पोषक तत्व बने रहते हैं, कोई ज्यादा पोषक तत्व उसके खराब नष्ट नहीं होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषण से। पोषण को आप किस प्रकार से देखते हैं, क्या समझते हैं पोषण से? तो पोषण अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग, सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है और उनका उपभोग करता है। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें शरीर के सभी भाग, ठीक है, सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए जो है पदार्थ प्राप्त करता है और उनका उपयोग करता है या फिर उनका उपभोग करता है। तो यही है पोषण। ठीक है, प्रत्येक भाग उसमें इन्वॉल्व होता है, चाहे अवशोषण कर रहा हो, चाहे पाचन कर रहा हो। ठीक है ना, तो वो अपने आप में क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भोजन के गैर पोषणीय घटक कौन से हैं? मतलब जिनसे हमें पोषण नहीं मिलता लेकिन वो क्या है, भोजन के घटक माने जाते हैं। तो रेसे, रफीज, या फिर जल, या फिर वर्ण यौगिक तक, या फिर जो है उपयुक्त सभी। वर्ण यौगिक तक क्या होते हैं? जो मतलब कलर देने वाले होते हैं। ठीक है, तो रेसे भी क्या होता है? जरूरी है। रफेज जो ऐसा मटेरियल है जिनसे हमें वो मिल सके, स्टार्च, या फिर कहे कि भोजन को पचाने के लिए लिक्विड का होना भी जरूरी है। और जो हम खाने में मतलब जो मोटी चीजें खाते हैं जैसे कि आटे का चोकर हुआ, तो इससे क्या होता है?
कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं, छिलके वाली सब्जी हुई, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये मदद करते हैं हमारे, जो हमने मतलब जो भी सामग्री ग्रहण किया, जो भी खाना खाया है, तो उसको, उस अवशेष को बाहर निकालने में मदद करते हैं। जल भी वही काम करता है। जल से कोई मतलब हमें पोषण नहीं मिलता है, रेसे या रफेद से भी कोई पोषण नहीं मिलता है, वर्ण यौगिक से भी कोई पोषण नहीं मिलता है। तो इसीलिए क्या है, गैर पोषणीय घटक है, लेकिन भोजन के घटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एमआरपी। एमआरपी ऑन प्रोडक्ट मीन्स, किसी उत्पाद पर एमआरपी से क्या अभिप्राय है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को देख रहे हो, उस पर एमआरपी है, तो उसका फुल फॉर्म क्या है, उससे आप क्या समझते हैं। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या फिर मैक्सिमम रिटेल मिनिमम रिटेल प्राइस, या फिर मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या फिर माइक्रो रिटेल प्राइस, या फिर उपरोक्त कोई। तो सीधी बात है, ये तो आपको पता ही है कि मैक्सिमम यानी अधिकतम फुटकर मूल्य। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल, ये ध्यान देना है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है कि इसका मीनिंग क्या है। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस और अधिकतम फुटकर मूल्य, इस तरीके से हम इसे समझते हैं। ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांच खाद्य समूह पद्धति। देखो अलग अलग जो वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने अलग अलग खाद्य सामग्रियों के समूह बताए हैं, जिसमें कि प्रोटीन वर्ग के, जिसमें अनाज वर्ग के, जिसमें वसा वर्ग के, सभी प्रकार के, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बताने हैं 5 खाद्य समूह पद्धति के, जिसमें आपको मतलब 5 प्रकार की सामग्री, जो अन्य अन्य प्रकार की न्यूट्रिशन, जैसे वसा हो गई, रेसा हो गया, विटामिन हो गए, उनसे जो है भरपूर हो। तो यहाँ पर हो जाएगा खाद्यान्न, अनाज एवं उत्पाद, दालें एवं फलियां, दूध एवं दूध उत्पाद, फल एवं सब्जियां, वसा एवं चीनी। ठीक है, ये खाद्यान्न का समूह अलग है, ठीक है, और दालों का समूह अलग है, दालें और फलियां। दूध का समूह अलग है, फल का समूह अलग है, ठीक है, सब्जियों और फल और सब्जियों का समूह अलग है, एवं वसा एवं चीनी का समूह अलग है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो 5 खाद्य समूह पद्धति है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण क्या कहलाता है। अघुलनशील जो पदार्थ घुलते नहीं हैं, जो संश्लिष्ट मतलब और जिनको हम संश्लिष्ट कर सकते हैं, और उनको क्या है मतलब सरल आहार में रूपांतरण करना, जो अघुलनशील है, तो वो क्या कहलाता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, आत्मसात्करण, आधारीय चयापचय, पाचन, या फिर जो है आहारिका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आधारीय चयापचय। ठीक है, यानी कि जो बेसल मेटाबॉलिज्म जिसे हम कहते हैं, क्योंकि जो अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार होता है, उसको हम सरल और घुलनशील आहार में जब मतलब ट्रांसफर करते हैं, या फिर जो कहते हैं उसको रूपांतरण करते हैं, तो वो रूपांतरण जो मतलब एक बेसिक जो कहलाता है, वो कहलाता है आधारीय चयापचय, यानी कि बिल्कुल बेसिक जो मेटाबॉलिज्म जो रेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21। राल क्या है। राल कहने का मतलब यही है कि जो वो निकलती है, मतलब जैसे जिसको हम स्लाइवा बोलते हैं, तो उसको राल यहाँ पर बोला गया है। तो वो एक वर्णक है, या फिर रंजक है, या फिर रंग है, या फिर वो एक धागा है। तो वो क्या है, राल को एक उसमें देखा जाता है किस सेंस में, वर्णक के रूप में। ठीक है, किस रूप में, जिसको हम रेजिन बोलते हैं, यानी कि जो गोंद जैसा होता है। ठीक, और ये रेजिन निकलता किससे है, ये वृक्षों की छाल या फिर जो है लकड़ी से निकलता है, और इसका बहुत बड़ा उपयोग है, खासकर रोगन की वार्निश बनाने में, और जो अगरबत्तियां होती है उनको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है। कौन से खाद्य वर्ग की गई है। तो इन्होंने भी जो है
मतलब जो खाद्य वर्ग बताए थे, किसी ने 5, किसी ने 4, किसी ने 11 तो किसी ने 7 बताए। तो स्वामीनाथन ने कितने खाद्य समूह वर्ग बताए थे? तो 11। इन्होंने अपने खाद्य वर्ग में कम से कम 11 प्रकार के वर्ग बताए, जिसमें वसा है, जिसमें प्रोटीन वाले अलग है, जिसमें दूध वाले अलग है, जिसमें अनाज व दालों वाले अलग वर्ग है। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने जो है 11 वर्ग खाद्य वर्ग बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23, पौष्णिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है किस रूप में? पौष्णिक स्थिति का जो वर्गीकरण है किस रूप में किया जाता है? अच्छी एवं बुरी, कुपोषित या फिर अतिपोषित, या फिर अपर्याप्त और पर्याप्त, या फिर अनुकूलतम या फिर अल्पतम। तो जो पौष्णिक स्थिति होती है उसको हम करते हैं किस रूप में वर्णित करते हैं? तो इसे हम करते हैं अनुकूलतम और अल्पतम में। ठीक है, यानी कि एक तरह से मतलब उत्तम पोषण, जिसे हम उत्तम पोषण कहेंगे और अनुकूलतम पोषण कहेंगे। ठीक है, या फिर अल्पतम का मतलब है कि जिसे हम कम न्यूट्रिशन वाला मतलब भोजन कहेंगे। तो इस तरीके से पौष्णिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, अपर्याप्त या फिर पर्याप्त वर्ड उसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि अनुकूलतम, अल्पतम, या फिर जो कहे उत्तम पोषण, ठीक है, अपर्याप्त पोषण, इस तरह के शब्द जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, किण्वन से क्या बढ़ता है? किण्वन से यानी कि फर्टिलाइजेशन से क्या बढ़ेगा? तो पाचनशीलता, कैल्शियम, विटामिन ए, या फिर कुल प्रोटीन। तो जो किण्वन होता है उससे बढ़ता है क्या? पाचनशीलता। ठीक है, क्या बढ़ता है? पाचनशीलता। ठीक है, ओके, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। कुपोषण क्या होता है? मानव शरीर पर विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर जो है विपरीत प्रभाव डालता है। प्रतिजैवी निर्माण में, या फिर फैगोसाइटिक क्रिया में, या फिर उत्तक अखंडता में, या फिर उपरोक्त सभी में। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त सभी पर कुपोषण अगर प्रभाव डालेगा, विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालेगा, तो सभी पर डालेगा। प्रतिजैवी निर्माण पे भी डालेगा, फैगोसाइटिक क्रिया पर भी डालेगा, उत्तक अखंडता पर भी डालेगा। तो अगर कुपोषण है तो सब कुछ प्रभावित इसमें जरूर होगा, हमारे शरीर की हर एक प्रणाली जो है प्रभावित होगी। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन बच्चों में पीईएम का कारण है? पीईएम का कारण यानी कि समटाइम्स क्या होता है कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन बच्चों को मतलब पूरी तरह से नहीं मिल पाता है, जो उसकी एक एक्चुअल मतलब यूनिट होनी चाहिए वो बच्चों को नहीं मिल पाती है। तो पीईएम का जो कारण होता है मात्र कुपोषण, या फिर गरीबी, या फिर तनाव, या फिर गलत स्तन त्याज्यता होता है। तो जो पीईएम है उसका कारण होता है तनाव। ठीक है, उसका जो कारण माना जाता है वो माना जाता है क्या? तनाव माना जाता है, यानी कि बच्चे में प्रोटीन की कमी अगर होती है तो वो तनाव के कारण होती है, तनाव के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाए जाने वाली जो बीमारी है वो कौन सी है? भारत में अगर बच्चों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उनमें कौन सी बीमारी पाई जाती है? ऊर्जा, प्रोटीन कुपोषण, या फिर कैल्शियम की कमी, या फिर फास्फोरस की कमी, या फिर विटामिन सी की कमी। क्योंकि पोषक तत्व है और सर्वाधिक रूप में जो आवश्यकता होती है शरीर को, तो वो होती है किसकी? ऊर्जा और प्रोटीन की होती है। तो अगर ये इनकी पूर्ति ही नहीं होती है तो इससे क्या होता है कि कुपोषण ज्यादातर पर मतलब देखा जाता है। तो ज्यादा जो होने वाला कुपोषण है वो ऊर्जा और प्रोटीन की कमी से ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 है कि निम्नलिखित में से फिल इन द ब्लैंक्स है, भोजन में प्रोटीन और कैलोरी, भोजन में प्रोटीन और कैलोरी गंभीर कमी के कारण होते हैं। अगर शरीर में भोजन और प्रोटीन और कैलोरी की कमी हो जाती है तो इससे कौन सी बीमारी जो है आपको देखने को मिलती है, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ही था। तो यहाँ पर हो जाएगा मैरास्मस। ठीक है, क्लियर हुआ?
29 क्वेश्चन है आपका। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोषक तत्वों से होने वाली बीमारियों का आपको जो है मैच करना है, बताना है स्कर्वी किसकी कमी से होता है, क्रिएटिव मलेशिया किसकी कमी से होता है, एनकुलर सेटेमाइटिस किसकी कमी से, और परनीसियस एनीमिया किसकी कमी से होता है। तो मैचिंग आपको करना है। तो अगर हम स्कर्वी की बात करें तो मैच कर लेते हैं। स्कर्वी होता है हमारा किसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें आपका, तो यहाँ पर क्रिएटिव मलेशिया, जो क्रिएटिव मलेशिया होता है वो किसकी कमी से होता है, क्रिएटिव मलेशिया हमारा हो जाएगा किसकी, विटामिन ए की कमी से, ठीक है। यहाँ पर मैच करेंगे, यानी कि 5 का 5 का यहाँ पर कितना होना चाहिए, बी होना चाहिए। 5 का बी किस में है हमारा, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। अभी हम जो है लगा लेते हैं, मैच करते हैं। जो हमारा स्कर्वी है विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। और जो हमारा क्रिएटिव मलेशिया है विटामिन ए की कमी से होता है। अगर हम एंगुलर सेटेमाइटिस की बात करें तो ये किसकी कमी से होता है, ये राइबोफ्लेविन की कमी से होता है, यानी कि 2 का सी हो जाएगा, ठीक है। सही मैच जा रहा है एकदम। और परनीसियस एनीमिया किसकी कमी से होता है, B12 की कमी से होता है। तो 3 का डी हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो आंसर एकदम सही है, ठीक है ना। तो सही जो है हमारा एकदम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 30 क्वेश्चन देखेंगे। 30 क्वेश्चन क्या है, एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। अगर बैलेंस में है सब कुछ बैलेंस में है तो तब हम उसे क्या कहेंगे, तो तब हम उसे क्या कहेंगे, संतुलित आहार कहेंगे। सब कुछ बैलेंस में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन की पौष्टिकता मूल्य किस विधि से बढ़ाया जा सकता है। भोजन की पौष्टिकता मूल्य को किस विधि से बढ़ाया जा सकता है। तो खमीरीकरण से, अंकुरण से, या फिर फर्टिफिकेशन से, या फिर जो है उपरोक्त सभी से। तो जो सबसे ज्यादा हम पौष्टिक मूल्यों को बढ़ा सकते हैं, तो ये सभी ऐसी विधियां हैं जिनसे खाद्य पदार्थों के पौष्टिक मूल्य बढ़ते हैं, चाहे वो खमीरीकरण हो, अंकुरण हो, फोर्टिफिकेशन हो, या फिर जो है सभी। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से आपको जो है मिलान करना है, बताना है इसमें आंसर आपको, ठीक है। तो किस में क्या पाया जाता है, ठीक है। तो मांस में क्या पाया जाता है, टमाटर में क्या पाया जाता है, बैंगन में क्या पाया जाता है, शलजम में क्या पाया जाता है, मक्का में क्या पाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर मांस की, तो मांस में क्या पाया जाता है, तो मायोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मायोग्लोबिन, मांस यानी कि मायोग्लोबिन, ठीक है। टमाटर में क्या पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है लाइकोपिन, जिससे कि टमाटर का रंग लाल होता है, तो उसमें पाया जाता है लाइकोपिन, ठीक है। यहाँ से आप मैच करते चलना। और बैंगन में पाया जाता है एंथ्रोसाइनिन, जो बैंगन में पाया जाता है वो पाया जाता है एंथ्रोसाइनिन, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। शलजम में क्या पाया जाता है, शलजम में पाया जाता है आपका एंथोजेनिन। आपका क्या पाया जाता है, शलजम में एंथोजेनिन पाया जाता है। और मक्का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कहीं भी आपको जो है टपका हुआ मिल जाएगा। तो मक्का में क्या पाया जाता है, जैंथोफिल पाया जाता है। जैंथोफिल ये वर्णक है जो इनको कलर देते हैं, ठीक है, जो इनको टेस्ट देते हैं, जो इनको कलर देते हैं, ठीक है, ये वर्णक के नाम है। तो ये क्या है, ये रंग द्रव्यों के साथ में आपको सुमेलित करना है। तो इसका आंसर जो है, सबसे पहले देखते हैं हम, मास का जो था यानी कि 4 का ए होना चाहिए, 4 का ए होना चाहिए। तो हम देखते हैं 4 का ए है यहाँ पर, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि आपका जो है बी का जो है 6 होना चाहिए, बी का 6 है यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये मैच हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी सब यहाँ पर मैच हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 है, 1 कैलोरी। 1 कैलोरी में क्या होता है, एक कैलोरी जल के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए वांछित ऊर्जा की मात्रा है, या फिर एक पोषक है, या फिर आहार विशेषज्ञ द्वारा एक भोजन विशेष में वसा की कोई मात्रा है, या फिर इनमें से कोई नहीं है, ठीक। तो एक जो कैलोरी है वो आपको बताना है। तो इनमें से एक भी बिंदु यहाँ पर जो है सही नहीं है, क्योंकि कोई भी इसका आंसर नहीं है। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो कैलोरी का मतलब क्या होना चाहिए कि जो शारीरिक श्रम करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसको ऊर्जा कहते हैं, और ऊर्जा की जो मात्रक इकाई है वो कैलोरी है।
तो यहाँ पर इस तरह से कोई भी आंसर हमें ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो आंसर जो है हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप निम्न में से कौन सा है। भोजन में जो ऊर्जा का यानी कि सबसे ज्यादा जो ऊर्जा हमें मिलती है वो किससे मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, प्रोटीन से, या फिर जो है विटामिन से। किससे मिलती है सबसे ज्यादा, तो वो मिलती है किससे, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है सबसे ज्यादा। जो कैलोरी मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, वसा से भी नहीं मिलेगी, वसा तो फैट बढ़ाता चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है गतिशील संतुलन से क्या तात्पर्य है। गतिशील संतुलन, प्रोटीन मतलब मूवेबल भी रहे और बैलेंस भी बनता रहे, तो प्रोटीन ऊर्जा का अनुपात, कैल्शियम फास्फोरस अनुपात, या फिर खनिज लवण का संतुलन। तो गतिशील संतुलन से जो तात्पर्य होता है वो होता है प्रोटीन और ऊर्जा के अनुपात से, यानी कि प्रोटीन और ऊर्जा का बैलेंस बना रहे। ज्यादा जरूरत से ज्यादा हम प्रोटीन लेना शुरू कर देते हैं तो एनर्जी एक्स्ट्रा हो जाती है, जो हमारे मतलब बॉडी में स्टोर होती रहती है, जो हमारे फैट को बढ़ाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, एक कैलोरी फिल इन द ब्लैंक्स जूल के बराबर होती है। एक कैलोरी में कितनी ऊर्जा होती है, कितने जूल के मतलब वो बराबर होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो एक कैलोरी में होती है कितनी, 4.184 जूल के बराबर ऊर्जा होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। 37 क्वेश्चन है विराम अवस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा। विराम अवस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है या फिर ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो आधारभूत उपापचय पर आधारित होती है, फिर कैलोरी या फिर जूल या फिर कैलोरीमीटर। तो वो जो डिपेंड करती है होती है आधारभूत उपापचय पर। विराम अवस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की जो मात्रा आधारभूत उपापचय पर निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, पुष्टिकर पदार्थ। पुष्टिकर पदार्थ हम किसे कहेंगे, पुष्टिकर पदार्थ। ठीक है, हम किसे कहेंगे, तो ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते, या फिर बनाते और मरम्मत नहीं करते, या फिर शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित नहीं करते, या फिर बीएमआर को नियंत्रित नहीं करते। तो जो पुष्टिकर पदार्थ होते हैं वो ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते, बस पुष्टि करते हैं। पुष्टि दैट मीन्स जैसे विटामिन है और खनिज तत्व है, तो ये सिर्फ क्या है कि सिर्फ मतलब पुष्टि करते हैं, मतलब एक बॉडी को वो करते हैं, कंपनसेट करते हैं। इसके अलावा मतलब वो कोई एनर्जी देने वाली नहीं होते हैं। कोई पदार्थ विटामिन और खनिज एनर्जी देने वाले इसमें नहीं आते वर्ग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 है खाद्य ऊर्जा। खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक क्रिटिकल इकाई दिखाई जाती है। खाद्य ऊर्जा की जो क्रांतिक इकाई दिखाई जाती है वो क्या होती है, तो वो होती है 1:4 1:4 XBMR होती है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको मतलब माइंड में बिल्कुल छप जाने चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्सियस तथा फारेनहाइट पैमाने एक ही रीडिंग देते हैं। सेल्सियस और तथा फारेनहाइट जो पैमाना एक ही रीडिंग देता है, यानी कि बराबर जिसे हम कहते हैं कि तापमान जो मापा जाता है बराबर, वो -40 डिग्री ताप पर हम दोनों को बराबर जो है देखते हैं। ठीक है, यानी कि -40 डिग्री ताप पर सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने का जो तापमान होता है वो समान ही होता है। ठीक है ना, बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 सोलर कुकर से। सोलर कुकर के डिब्बों में काले रंग का होना किसका मतलब द्योतक होता है, क्यों उसमें जो है हम ये काले रंग का मतलब पेंट लगाते हैं, क्यों लगाते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है। तो पहला है अवशोषण क्षमता की कमी होती है उसमें, या फिर अवशोषण क्षमता से उसमें जो है वृद्धि होती है काला पेंट लगा देने से। ठीक है, या फिर अवशोषण क्षमता बराबर होती है। तो सीधी सी बात है, काला रंग एनर्जी को जो है सोख लेता है, तो इसमें क्या होता है, काला रंग होने से उसमें अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है, एब्जॉर्बेशन में जो है वृद्धि होती है, वो धूप को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है विद्युत तापीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है। विद्युत तापीय उपकरण जितने भी होते हैं उसमें थर्मोस्टेट का क्या कार्य है, ऊष्मा संचरण का, ताप संवहन का, या फिर ऊष्मा नियंत्रण का, किसका कार्य वो करता है, तो वो करता है ऊष्मा नियंत्रण का कार्य थर्मोस्टेट। ठीक है, ऊष्मा नियंत्रण का कार्य करता है। थर्मोस्टेट क्या है, ग्रीक शब्द से मतलब जिसको थर्मो बोलते हैं उसका अर्थ होता है गर्म। ठीक है, ओस्टेटो यानी कि एक नियत से उसका जो है अर्थ लिया गया है। उष्मातापी जो होता है एक तापक और शीतलक।
तंत्र की एक इकाई या एक हीटर या फिर वातानुकूलित का एक घटक का मतलब ये हिस्सा हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है 43। एक हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए ऊर्जा की जो संतुलित मतलब आहार्य आवश्यकता है वो कितनी है, जो सजेस्ट की गई है वो कितनी है एक हल्का कार्य करने वाली की, और खासकर स्त्री की। जब हल्का कार्य पूछा जाए और स्पेशली स्त्री का पूछा जाए, बेसिक एकदम बहुत नॉर्मल कार्य करती है, तो तब उसको किलो कैलोरी देनी चाहिए 1875। कितनी? 1875, एकदम नॉर्मल बेसिक कार्य करने वाली लेडी को देना चाहिए। ठीक है, कितना? 1875 कैलोरी। अच्छा, एक ग्राम एक जो कैलोरी होती है उसमें मतलब अगर हम बात करें कि 9 कैलोरी में कितनी ऊर्जा कितनी मतलब वसा पाई जाती है, कितना फैट पाया जाता है, आपको अगर मतलब इस तरीके से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको मैं बता दूं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो जो है कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी जो है ऊर्जा मिलती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी ऊर्जा और 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और 3 ग्राम वसा, वह शरीर को कितनी कैलोरी देगा? अगर हम बात कर रहे हैं एक स्नैक जो कि 12 कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, तो 3 ग्राम वसा शरीर को कितना देगा? 3 ग्राम वसा 1 ग्राम में कितना, हमने देखा है कि 9 किलो कैलोरी होती है। ठीक है, और 3 ग्राम है तो कितना हो जाएगा? तो सीधी सी बात है, आपको मल्टीप्लाई करना है, ओनली मल्टीप्लाई, तो आंसर हो जाएगा 75 कैलोरी, नो डाउट। ठीक है, बहुत इजी है ये, तो बहुत ही ज्यादा इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर के तापमान में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने पर ऊर्जा कितनी ह्रास होगी? अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एनर्जी का लॉस कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 7%। कितना? 7%, ध्यान रखना है। 1 डिग्री बढ़ते ही हमारी जो एनर्जी है वो 7% लॉस हो जाती है। ठीक, तो हमने किए हैं 45 क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसी तरीके से हम यूनिट वाइज करते रहेंगे कंप्लीट। ठीक है ना, तो पीडीएफ के लिए एपी टीचिंग टेलीग्राम जो चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। आप डायरेक्ट हमसे जुड़ने के लिए यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इनसे जो है संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।